नमस्कार, सियासी गलियारे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम आपको प्रदेश के तमाम पॉलिटिकल खबरों से रूबरू कराएं और आपको बताएं कि आखिर प्रदेश में सियासत में किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है और किस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है। चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर दूसरी बार बजट पेश किया है और बजट पेश करने वक्त बहुत सारी अहम बातों का जिक्र किया गया, इस कोरोना काल का जिक्र किया गया और आज पूरी तरीके से सियासी गलियारे में तमाम रिपोर्ट्स बजट पर आधारित हैं और कुछ रिएक्शन जो खासतौर पर विपक्ष के नेता की तरफ से हैं वो भी बजट पर आधारित हैं। और देखिए कि किस तरीके से बजट को लेकर के सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है। सियासी गलियारे में पहली रिपोर्ट जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे वो रिपोर्ट पूरी तरीके से आधारित है आज के इस बजट पर। बजट में मुख्यमंत्री ने हर वो कोशिश की जो एक वित्त मंत्री के तौर पर उन्हें करनी चाहिए थी। लगातार हर उस वर्ग को साधने की कोशिश की गई, हर उस वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई जिसको लेकर उनकी तरफ से बयान भी सामने आ चुके हैं। तो सियासी गलियारे की शुरुआत इसी रिपोर्ट से। यहीं से शुरू हुआ था आने वाले एक साल के लिए हरियाणा का सफर, जिस कॉपी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह हरियाणा का बजट है जो कि पेश किया जा चुका है। सीएम आवास पर बजट की प्रांतियों पर सीएम ने साइन किए और उसके बाद ये काफिला सीएम आवास से हरियाणा विधानसभा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल गाड़ी से उतरे और उन्होंने हाथों में वो टैब दिखाया जिसमें हरियाणा का बजट मौजूद था। विधानसभा के बाहर से आई इस तस्वीर ने यकीनन हरियाणा वासियों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। जब सीएम ने विधानसभा में बजट पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने श्लोक के साथ बजट अभिभाषण की शुरुआत की। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इन सब के बाद हरियाणा वासियों की नजर सिर्फ एक बात पर थी कि इस बार हरियाणा को कितना बजट मिलेगा, पिछले बार से कितना ज्यादा होगा। सीएम ने ज्यादा देर न करते हुए बताया, ये बजट 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट है, जो साल 2020 के मुकाबले 13% ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2020-21 के 1,37,738 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। बजट परिव्यय में 25% अर्थात 38,718 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व रूप में शामिल है, राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। सीएम ने बजट पेश कर दिया है, कई वर्गों के लिए घोषणाएं हो चुकी है और अब लोगों को अपने सपने इसी बजट के इर्द गिर्द बुनने होंगे, क्योंकि ये बजट हरियाणा का बजट है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। बजट के दौर में सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि किस विभाग को, किस महकमे को कितनी राशि अलॉट की गई है। ये सबसे अहम बात रहती है, क्योंकि डिपार्टमेंट जिस तरीके से बड़े होते हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा काम होता है, वहाँ पर धनराशि किस तरीके से अलॉट की गई है, पूरे एक साल इसी धनराशि को लेकर के वो विभाग काम करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एक किसान आंदोलन को लेकर के इसकी तपिश महसूस की जा रही है और हरियाणा तो इसका केंद्र बना हुआ है, तो ऐसे में हरियाणा के इस बजट में खास तौर पर ध्यान रखा गया किसानों का। लेकिन हम आपको रूबरू कराते हैं किन किन महकमों को कितनी धनराशि दी गई। हरियाणा का बजट पेश हो गया है और इस बजट में हरियाणा सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की और पिछले बजट से ज्यादा ये बजट और बड़ा रहा। दरअसल इस बजट में किस वर्ग को क्या कुछ मिला, ये जानना भी बेहद जरूरी है।
कुल बजट 1,55,645 करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र 6,110 करोड़ रुपए, शिक्षा 18,410 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य 7,731 करोड़ रुपए, खेल 394 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग 2,865 करोड़ रुपए, श्रमिक कल्याण 1,823 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन 184 करोड़ रुपए, बिजली 7,089 करोड़ रुपए, सिंचाई 5,081 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 3,402 करोड़ रुपए, कृषि कल्याण 2,998 करोड़ रुपए, पशुपालन डेयरी 1,225 करोड़ रुपए, रोजगार 1,823 करोड़ रुपए, बागवानी 498 करोड़ रुपए, अक्षय ऊर्जा 270 करोड़ रुपए, एसवाइल निर्माण 100 करोड़ रुपए। सरकार ने हर वर्ग को साधने की जो रणनीति बनाई थी वो बजट के दिन सबके सामने रखी। सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए यह उनका बेस्ट बजट था, लेकिन आम आदमी को अब इसी बजट को ध्यान में रखकर आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग करनी होगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जिक्र किसान आंदोलन का हम कर रहे थे, तो इसलिए जरूरी है कि इस बजट में किन किन बातों का ध्यान किसानों के मार्फत रखा गया, इसको भी जानें, इसे भी समझें। और किसानों के लिए हरियाणा सरकार लगातार ये कह रही है कि एमएसपी पर अगर गारंटी कानून हम बना देते हैं तो इससे सीधे तौर पर जो हरियाणा का किसान है वो लूजर साबित हो जाएगा। इसलिए समझिए कि इस बजट में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ खास किया है किसानों के लिए। बजट में एक मसला किसानों का भी था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से किसानों के मुद्दे हरियाणा की सियासत में चरम पर है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी कह चुके थे कि बजट में किसानों के लिए कुछ खास होगा। सीएम ने किसानों पर बोलना जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि साल 2021-22 के बजट में कृषि सेक्टर के लिए 6,110 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट अनुमान 21-22 6,110 करोड़ रुपए का व्यय 2021 के 5,052 करोड़ रुपए की तुलना में 20.9% अधिक है। सीएम ने बजट में कुल आंकड़ा बताया कि कृषि के क्षेत्र के लिए कितना अमाउंट दिया जा रहा है। साथ ये भी बताया कि ये राशि साल 2020 के बजट से 20.9% ज्यादा है। लेकिन एक नजर विस्तार से डालना जरूरी है कि किसानों और कृषि के क्षेत्र में किसके हिस्से में क्या है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान, कृषि क्षेत्र को कुल 6,110 करोड़ रुपए मिले। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 489 करोड़ रुपए का प्रावधान, पशुपालन एवं डेयरी के लिए 1,225 करोड़ रुपए, मत्स्य पाल और सहकारिता के लिए 1,274 करोड़ रुपए। किसानों के लिए बजट में एक बड़ी राशि का ऐलान हुआ। सरकार ने अपनी तरफ से इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की और किसानों के लिए एक अलग और बेहतर बजट पेश किया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। कोरोना काल में बजट पेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे प्रदेश कोई भी हो या फिर जब निर्मला सीतारमण भी बजट पेश कर रही थी तो भी इसका जिक्र हुआ, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों की अर्थव्यवस्था को बहुत एक गहरी चोट लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने किन किन बातों का जिक्र किया और इस कोरोना काल के दौरान हरियाणा सरकार ने अपने राजस्व को बेहतर करने के लिए या राजस्व पर कम बोझ पड़े और राजस्व को बनाए रखा जा सके, इसके लिए क्या कुछ किया, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा का बजट पेश हो गया है। कोरोना के मुश्किल दौर में हरियाणा सरकार का ये बजट बेहद खास है, क्योंकि इस बजट में इस बार कोरोना का जिक्र है, वैक्सीन का जिक्र है, कोरोना पर भारत की जीत का जिक्र है, जीत तक पहुंचने वाली तैयारियों का जिक्र है। और सीएम ने बजट पेश करते हुए कोरोना पर बात की और कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए
हरियाणा सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। राज्य के उपायुक्तों को 9.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसके अलावा कोरा के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को 43.59 करोड़, शहरी स्थानीय निकाय को 7.1 करोड़, गृह को 4.29 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 76.96 करोड़ और विभागों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में से 131.85 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है। कोविड-19 की रोकथाम के प्रयोजनों के लिए राज्य के विभिन्न उपायुक्तों को 9.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान 43.59 करोड़ रुपए, शहरी स्थानीय निकाय 7.01 करोड़ रुपए, गृह विभाग 4.29 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 76.96 करोड़ रुपए विभागों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में से कुल 131.85 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाई गई। सीएम ने ये भी बताया कि वो आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में अलग अलग क्षेत्रों में विकास की गति को सरकार के विजन के साथ जोड़ना चाहते हैं। अब मैं आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित विषयगत हस्तक्षेपों को सरकार के विजन के साथ जोड़ना चाहता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया और कोरोना काल में आया ये बजट कैसा है उसके बारे में भी बताया। साथ ही कोरोना काल के दौरान सरकार के काम भी सीएम मनोहर लाल ने बताए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट। यात्रा पर रवाना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसका रिएक्शन सबसे दिलचस्प हो जाता है विपक्ष की तरफ से। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस बजट को लेकर किस तरीके से अपनी बात रख रही हैं, खास बातचीत की उनसे हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने। हरियाणा का बजट आज पेश हो गया और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा। मैम, हरियाणा का बजट पेश हुआ है, पिछली बार से जो राशि है वो बजट की बढ़ाई गई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ठीक है, बजट भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि जो कर्जा बढ़ता जा रहा है हरियाणा पर, उसको कैसे आप कम करेंगे, उसके बारे में भी कुछ बताएं। और इतने जो आपने वायदे किए हैं, वायदे करने की आदत है इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, ऊपर से नीचे तक, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, वायदे पर वायदे किए जाते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के आगे क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, वो कभी साकार नहीं हो पाता है। मैम, इसके साथ में एक कहा गया है कि जो रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, हर साल 50,000 जो नौकरियां हैं उसका लक्ष्य जो है रखा गया। आपसे कुछ ही देर पहले NSY का कार्यक्रम भी था, वहां पर आप गई थी, किस तरीके से देख रहे हैं इस रोजगार के जो कार्यक्रम को? देखिए, रोजगार की बात छोड़ें, बेरोजगारी की हम बात करें कि जिस तरह से बेरोजगारी से हमारा राज्य त्रस्त है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर आने की कोई खुशी नहीं होती किसी भी राज्य को, चाहे कोई भी सरकार हो। हमें खुशी होती, हमें गर्व होता कि अगर हमारे राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम होता, लेकिन इतना ज्यादा बेरोजगारी दर जो बढ़ते जा रही है उसके बारे में हरियाणा सरकार जवाब दे। ये 50,000 का जुमला जो दे रहे हैं, 2 करोड़ का जुमला इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी दिया था, कितना पूरा किया? आज आप ये फिर 50,000 की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, निजी क्षेत्र के बारे में आप बात करते हैं, लेकिन उद्योग बंद हो रहे हैं, नया कुछ आ नहीं रहा, उसमें भी आप कहते हैं कैप लगाने की बात करते हैं। सरकारी नौकरियां हैं, उसमें आप नौकरी दे नहीं पाते, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते नहीं है, बाहर के लोगों को आप नौकरियां देते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, ये 50,000 नौकरी की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारे राज्य के युवाओं को देंगे आप या कहीं के भी लोगों को देने की बात कर रहे हैं? मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, हम, लेकिन अगर एक नीति है तो उसमें हम हर तरह से उस नीति को आपने फॉलो करना चाहिए और हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। मुझे तो दर्द, केवल दुख इस बात का है कि हरियाणा का युवा इंतजार करता रहता है, नौकरियां कहीं और चली जाती हैं, जुमले मिलते हैं, 75% आरक्षण का जुमला मिल रहा है, अब
1000 नौकरियों का भी एक जुमला है। जुमले पर जुमले मिलते हैं, असलियत कुछ मिलती नहीं। असलियत वही है जो CMI की रिपोर्ट आती है कि बेरोजगारी में हरियाणा इतना ऊपर चला जा रहा है। हम इसके साथ में कृषि आंदोलन के बीच में ये बजट पेश हुआ है। SYL का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती हुई नजर आती है। 100 करोड़ SYL को लेकर अलॉट किए गए और उसके साथ साथ जो कृषि क्षेत्र का बजट है उसको भी बढ़ाने की जो बात इस बजट में की गई है। देखो, ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे। अब मेरे को ये बता दो कि SYL हम तो कब से मांग कर रहे हैं, कब मिलेगा SYL हमारे राज्य को? आपने पैसे तो दिखा दिए, लेकिन ये क्या पहले की तरह ऐसे ही जाया हो जाए ये सब? तो SYL की बात, आप जब कृषि की हम बात करते हैं, आप बीच में हम तो कहते हैं अब आप केंद्र सरकार को कह के इसको मुद्दा करवा दीजिए ठीक। जब आपकी पहले हर जगह सरकार थी, पंजाब, हरियाणा, केंद्र, आपने तब भी कुछ क्या दिखाया हरियाणा को? तो आज जब किसानों का, मजदूरों का मुद्दा सबसे ऊपर है, उसके बारे में आप हरियाणा के किसान मजदूर को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में आप जवाब दीजिए कि हमारा अन्नदाता, हमारा मजदूर कब तक इसी तरह सड़कों पर बैठा रहेगा बारिश में? ऐसे उसका जीवन आपने अंधकार में डाल दिया है। आज वो उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, आप वो दर्द नहीं समझकर आप केवल ये एक जिद दिखाते हैं, एक हठ दिखाते हैं कि ये तीनों कानून तो वापस नहीं होंगे। तो आप हमारे किसान मजदूर को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके अलावा मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा। जो बुजुर्गों की पेंशन है उसको बढ़ाया गया है, 2500 रुपए जो है बुजुर्ग पेंशन की गई है। जननायक जनता पार्टी का चुनाव से पहले वादा भी था, भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर कहती थी। किस तरीके से इस कदम को देखेंगे? आप पहले ये याद कीजिए कि वादा क्या था। 5000, तो उसमें आप 2500 कह रहे हैं, तो उनके मुंह में जीरा दे रहे हैं। केवल दिखावा है। और फिर आप देखते भी हैं कि ना समय से मिलता है, कैसे उनको दिक्कतें होती हैं। वो सब बातें भी जो जमीन पर हो रही हैं उनको भी देखिए, लेकिन कहाँ 5000 और कहाँ 2500। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो बजट को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। इस बजट को लेकर चूंकि किसानों के मसले पर बहुत सारी बातें इसमें की गई थी, तो किसानों के लिए क्या कुछ रहा ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री इस बजट के बाद क्या कहते हैं, खास बातचीत की उनसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ। दलाल साहब, बजट को कैसे देखते हैं, खासतौर पर किसानी जो आपका महकमा है उसको लेकर कैसे इस बजट को आप देखते हैं? संतुष्ट हूँ। ओवरऑल बजट 13% बढ़ा है, लेकिन किसानी का बजट जो है वो 21% बढ़ा है, तो अच्छी ग्रोथ है। मुझे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, खासकर हॉर्टिकल्चर के किसानों को, पशुपालकों को, मछली पालकों को। वेयर हाउसिंग की कमी थी वो भी दूर होगी। और मंडी जो है 800 करोड़ रुपए मंडी जो हमारी गन्नौर की है उसके लिए बजट से प्रावधान किया है, ये स्वागत करता हूँ। 20% की जो बढ़ोतरी, 21% की जो बढ़ोतरी है सर इस बजट में, कृषि के बजट में, उससे किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, या बागवानी के क्षेत्र में काम होगा, या फिर माइक्रो इरिगेशन के लिए काम होगा? क्षेत्र में कुल मिला के बढ़ोतरी है, उसमें फिशरीज का भी है, पशुपालन का भी है, हॉर्टिकल्चर का है, मंडियाँ बनाने का है, किसानों को और सुविधा देने का है। तो ये साल किसानों के लिए सुखदायी होगा। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, अब इस बजट के बाद किसानों की आय दोगुनी हो उसकी तरफ बढ़ा जाएगा? बजट उसी तरफ चल रहा है, सही है, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि खोदा पहाड़ निकली चाहिए, बजट में आंकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस का काम तो हर चीज में कमी निकालना है। कांग्रेस से कोई कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंकड़े बोलते हैं, सब तथ्य सामने रखे गए हैं। कांग्रेस तथ्यों पे से बचना चाहती है और जुमलेबाजी करना चाहती है। एक और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनसे खास बातचीत की पवन सिवर ने इस बजट को लेकर कि बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, इस बजट को किस लिहाज से वो देखते हैं और हरियाणा के लिए कितना इस बजट के जरिए एक हित होगा, हरियाणा किस तरीके से और आगे बढ़ पाएगा, देखिए। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर है मेरे साथ। और
बजट सर पेश हो गया है 2021-22 का, मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इस बजट को, खासतौर पर आपके एजुकेशन के लिए क्या निकला? बहुत अच्छा बजट है और मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि बजट में जो सेवा के कार्य हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए ज्यादा बजट देंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है मुझे, और वैसा ही हुआ है बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था सुबह भी कि एजुकेशन के लिए जो पिछली बार मिला था उससे ज्यादा मिलेगा, 17.9% हमें अब की बार ज्यादा मिला। जो पिछली बार 15,000 करोड़ मिला था तो अब की बार 18,000 करोड़ से प्लस में पैसा मिला है। तो निश्चित तौर से इसमें जो है शिक्षा को एक नई गति मिलेगी। जिस प्रकार से हमने टैबलेट देने का जो शुरू किया बच्चों को, तो उनको बच्चों को एक इस प्रकार के संसाधन मुहैया कराना कि जो आज की जरूरत है, अगर उनको मिलेगा तो निश्चित तौर से वो बच्चे अच्छा काम करेंगे और देश के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही सर पर्यटन के लिहाज से भी मुख्यमंत्री ने कोई बजट में प्रावधान किया है? हाँ, पर्यटन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 139 करोड़ रुपए, नहीं 113 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में रखे हैं, और मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा है और हम इसमें काफी अच्छा काम कर लेंगे। नए स्कूल कॉलेज या कोई फिर यूनिवर्सिटीज की बात हुई है सर? देखिए, वो जो बजट है इसमें तो अभी नहीं, जिस प्रकार हमने 72 स्कूल पहले खोले पिछली बार और 72 कॉलेज पिछली बार खोले, और अब की बार भी कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 कॉलेज की घोषणा की, वो 15 के 15 कॉलेज चल गए। इसी प्रकार संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, वो जहाँ पिछले पूरे उसमें 22 खुले, अब की बार हमने 136 खोले। ऐसे प्ले स्कूल हैं तो वो हम 1100 स्कूल खोलने जा रहे हैं, और हमने एक टारगेट रखा कि 5 साल में हम 4000 स्कूल खोलेंगे। तो ये सारा कुछ नया है और इसमें शिक्षा में बहुत सुधार होगा, और यही कारण है कि आज हमारे पास लगभग 2 लाख बच्चे बढ़े हैं। बुजुर्ग सम्मान पेंशन भी बढ़ी है सर, 250 रुपए की उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी है, मैं स्वागत करता हूं उसका, और ये बात हमने पहले कही थी कि हर साल हम 200-250 रुपए बढ़ाएंगे, वो बढ़ाई थी। और मैं समझता हूं कि पेंशन के मामले में जहां तक मेरा अनुमान है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट से 3 गुना ज्यादा है जी। और विपक्ष कह रहा है कि जो ये आंकड़े हैं ये गुमराह करने वाले हैं, प्रदेश का कर्जा 2 लाख करोड़ को पार कर गया। देखिए, कर्जा, जब मेरा काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। अब मान लो मैं बिजनेस करता हूँ, एक दुकान करता हूँ, 100 रुपए का मेरा सामान है और उसमें मैंने 20 रुपए का लोन ले रखा, लेकिन मैंने अगर बढ़ाया कि उसको 200 रुपए का कर लिया और उसमें मेरे अगर 20 रुपए के 35 रुपए गए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? काम भी तो बढ़ रहा है ना जी। अब बजट भी देखो ना, हुड्डा साहब कह रहे कि मेरे टाइम में 60,000 करोड़ था, तो बजट भी 60,000 करोड़ का था ना। अब 1.5 लाख करोड़ का बजट है तो कर्जे पड़ेंगे। और हमने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए ना, उनका बिजली बोर्ड का 27,000 करोड़ पड़ा था, अब वो सारा का सारा हमने सरकार ने इधर अपने नाम ले लिया, उसमें ब्याज कम हो गया, तो आज फायदा रहा। आज वही जो बिजली विद्युत निगम है, आज वही 640 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है। वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो जो है वो निराशाजनक है प्रदेश के लोगों के लिए, इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं, बजट से निराश नहीं है, वो तो वैसे निराश हैं बेचारे। अब सत्ता में आने का मौका नहीं मिल रहा तो निराश ही निराश हैं, और आगे भी उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी निराशा, तो ऐसे में उनको कोई कैसे आशा कैसे हो सकती है? अब आशा तो वो दोबारा विचार करें, पगड़ी तो उन्हें बांध ली भगवी, तो शायद हो सका आशा भी हो जाए। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।